हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम बीए पार्ट सेकंड लोक प्रशासन विषय के अंतर्गत केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। CSWB, जो कि आप पेपर फर्स्ट भारत में प्रशासनिक संस्थाओं के अंतर्गत आपके पाठ्यक्रम में शामिल है। केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना 12 अगस्त 1953 को भारत सरकार के एक प्रस्ताव द्वारा महिलाओं, बच्चों एवं अपंगों के कल्याण कार्यक्रमों को लागू करने, समाज कल्याण गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से की गई थी। CSWB की जो प्रथम अध्यक्षा डॉक्टर दुर्गाबाई देशमुख बनी, जो 1962 तक इस पद पर कार्यरत रही। 1969 तक ये बोर्ड सरकार के एक अंग के रूप में कार्य करता रहा। इसके बाद बोर्ड को वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया और कंपनी अधिनियम के अंतर्गत कल्याणकारी कंपनी के तौर पर पंजीकृत किया गया। बोर्ड को दो प्रकार की जिम्मेदारी सौंपी गई है। एक तो समाज के वंचित वर्गों, विशेष रूप से महिलाओं, बच्चों को कल्याण सेवाएं प्रदान करना। दूसरी ओर स्वैच्छिक संगठनों का भी देशव्यापी विकास करना, जिनके माध्यम से उपयुक्त सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सके। 1954 में राज्यों और संघ क्षेत्रों में बोर्ड के कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिए और कल्याणकारी सेवाओं के विस्तार और विकास में केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की सहायता हेतु राज्य समाज कल्याण परामर्श बोर्ड स्थापित किए गए। वर्तमान में 33 राज्य बोर्ड कार्यरत है। बोर्ड में एक 56 सदस्यों की सामान्य निकाय जनरल बॉडी तथा 16 सदस्यों वाली कार्यकारी समिति एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है। अब समाज कल्याण बोर्ड के क्या उद्देश्य है? जैसा कि आपको बताया जा चुका है कि अप्रैल 1969 में कंपनी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत किए जाते समय केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड के निम्नलिखित उद्देश्यों का निर्धारण किया गया। पहला, समाज कल्याण के क्षेत्र में कार्य करने वाले स्वयंसेवी संगठनों के निर्माण को प्रोत्साहित करना। समाज कल्याण से संबंधित संगठनों की आवश्यकताओं एवं अपेक्षाओं का समय समय पर संरक्षण, शोध और मूल्यांकन के माध्यम से समुचित अध्ययन करना। समाज के कमजोर वर्गों जैसे महिलाओं, वृद्धों, विकलांगों, बच्चों, रोगियों आदि के कल्याण से प्रेरित विभिन्न सामाजिक कल्याण गतिविधियों को प्रोत्साहित करना। विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाओं NGOs एवं पंचायती राज संस्थाओं को भारत सरकार द्वारा निर्धारित सिद्धांतों के अनुरूप तकनीकी एवं वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना। अनुदान प्राप्त संगठनों के कार्यक्रमों एवं परियोजनाओं को मूल्यांकन करना। प्राकृतिक आपातकाल के समय राष्ट्र में कहीं भी सहायता पहुंचाने हेतु अपने संगठन के माध्यम से सहायता कार्यक्रमों का आयोजन करना। बोर्ड द्वारा बनाए गए समाज कल्याण से संबंधित विभिन्न कार्यक्रमों एवं गतिविधियों के संचालन हेतु केंद्रीय मंत्रालयों एवं राज्य सरकारों द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सहायता में समन्वय करना। तो ये बहुत सारे जो उद्देश्य आपने भी समझे।
एग्जाम में कई बार ये पूछ लिया जाता है कि समाज कल्याण बोर्ड के उद्देश्य बताइए या उसके कार्य बताइए, तो आप इनको तैयार करेंगे, याद करेंगे। अब हम चलते हैं केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड CSWB का संगठन कैसा है, इस तरह से इसकी संरचना होती है। जब इसकी स्थापना की गई तो इसमें मात्र 6 सदस्य थे और वर्तमान में एक बहुत ही विशालकाय संगठन ये बन चुका है। और इसकी जो स्थिति है वो इस प्रकार से है, आप समझिए। पहली, सामान्य निकाय। दूसरी, कार्यकारी समिति। तीसरी, मंडल की आंतरिक प्रशासनिक संरचना। तो देखिए, सामान्य निकाय में क्या है स्थिति। राष्ट्रीय स्तर की ख्याति प्राप्त समाज सेविका महिला इसकी अध्यक्ष होगी, इसकी संख्या 1 होगी। महिला प्रतिनिधि जो समाज कल्याण सलाहकार मंडलों की अध्यक्ष होती है राज्यों में, उनकी संख्या 33। विधि, चिकित्सा, सामाजिक कार्य, शिक्षा और समाज विकास के क्षेत्रों से संबंधित प्रत्येक से एक एक विशेषज्ञ, यानी कुल 5। विधि मतलब कानून, चिकित्सा, सामाजिक कार्य, शिक्षा, सामाजिक विकास। ठीक है। सामाजिक क्षेत्र का गहन अनुभव रखने वाले 3 प्रतिष्ठित व्यक्ति, लोकसभा से 2, राज्यसभा से 1 है, कुल 3 प्रतिनिधि। वित्त, परिवार कल्याण, जैसे कि आप इसको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे, ग्रामीण विकास, शिक्षा, श्रम, सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास तथा नीति आयोग से एक प्रतिनिधि, कुल 10 हो गए। ठीक है। एक कार्यकारी निदेशक जो कि IAS स्तर का होता है। ठीक है। कुल संख्या कितनी हो गई है? 56, जो हम पहले भी बता चुके हैं। अब बात करते हैं इसकी कि इस पे जो अध्यक्ष बनाया जाता है, जो अध्यक्ष नियुक्त होती है, वो अनुभवी होती है, विदुषी होती है, समाज सेवी होती है। ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि अधिकांश जो इसके सदस्य होते हैं वो महिलाएं होती है, और महिलाओं को इसलिए इसमें शामिल किया गया है, जो तर्क इसमें दिया गया है कि उनकी भावनाएं ज्यादा संवेदनशील होती है। ठीक है। अब केंद्रीय समाज कल्याण जो बोर्ड है वो किसके निर्देशन में कार्यरत है, ये बातों में समझ लेनी चाहिए। मानव संसाधन मंत्रालय के महिला एवं बाल विकास विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग। ठीक है। अब बात कर लेते हैं कार्यकारी समिति की। जैसे कि बताया जा चुका है, इसमें कितने सदस्य होंगे? 16 सदस्य होंगे। ठीक है। और इसमें यह ध्यान रखने वाली बात है, ग्रामीण विकास मंत्रालय केंद्र सरकार का, स्वास्थ्य मंत्रालय, अन्य मंत्रालय से कुल मिला के 7 प्रतिनिधि दिए जाते हैं और 1 अध्यक्ष और 5 कार्यकारी सदस्य इसमें वैसे होते हैं। 2 सदस्य व्यावसायिक विशेषज्ञ होते हैं। ठीक है। कार्यकारी निदेशक IAS अधिकारी होता है। तो कुल मिला के इसमें 16 सदस्यों को शामिल किया जाता है। ठीक है। इसकी जो बैठक है कार्यकारी समिति की, 2 महीने में 1 बार, यानी वर्ष में 6 बार हो जानी चाहिए। इसके अलावा क्षेत्रीय स्तर पर जो संस्थाएं कार्यरत, हमने बताई दिया आपको कि राज्य समाज कल्याण मंडलों के नाम से स्थापित की गई हैं। ठीक है। ये राज्यों में अपनी संस्था कार्यरत है, जैसे केंद्र में 1 है, प्रत्येक राज्य में अलग अलग है। तो देखिए बेटा, अभी आपके सामने चार्ट आ गया, केंद्रीय समाज कल्याण मंडल का चार्ट। सामान्य निकाय में 56 अध्यक्ष, सदस्य कहाँ से कैसे लिए गए, आप इसको अच्छे से समझ लें और याद कर लें। ठीक है। 33, 5 विषय विशेषज्ञ, सामाजिक वाले 3, लोकसभा के 2 सदस्य, राज्यसभा से 1,
केंद्रीय मंत्रालय की प्रतिनिधिक संख्या बढ़ा के 10 कर दी गई है अब। ठीक है, एक कार्यकारी निदेशक होता है। इसके अलावा कार्यकारी निकाय में कुल 16 है। 16 कैसे लिए गए हैं आप इसको देखें यहाँ पे। अध्यक्ष होगा ही होगा, कार्यकारी निदेशक होगा ही होगा, 5 राज्यों की तरफ से, 2 व्यावसायिक विशेषज्ञ, 7 केंद्र सरकार के मंत्रालयों की तरफ से। ठीक है, अब जो इसका कार्यालय है, सचिव जो कार्यकारी निदेशक के रूप में कार्यरत होता है, इसके 5 डिवीजन बने हुए हैं। नियोजन, अन्वीक्षण और समन्वय, वित्त एवं लेखा, सामान्य प्रशासन, कल्याण कार्यक्रम, औद्योगिक कार्यक्रम, ये कुल 5 डिवीजनों में बैठ के ये ऑफिस कार्य करता है। ठीक है, अब वर्तमान में जो ये संगठन है केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड, उसको 9 संभागों में बांटा जा चुका है। पहला है सामाजिक आर्थिक संभाग। ये कार्यालय ऑफिस है, ये अलग चीज है। ठीक है, और हम जो पढ़ने जा रहे हैं ये थोड़ा अलग है। प्रशासनिक कार्यों की संचालन की दृष्टि से इसको 9 भागों में बांटा गया। सामाजिक आर्थिक संभाग, दूसरा सघन कार्यक्रम संभाग, जैसा नाम है वही इनके काम है। तीसरा है परियोजना संभाग, चौथा है क्षेत्रीय परामर्श एवं निर्देशन संभाग, फिर अगला है अनुदान संभाग, फिर उसके बाद है आंतरिक नियंत्रण संभाग, वित्त एवं लेखा संभाग, फिर है प्रकाशन संभाग। ठीक है, इस तरह से प्रशासनिक कार्यों के लिए आगे देखिए प्रशासन संभाग। तो ये सब प्रशासनिक कार्यों को सही ढंग से सुचारू रूप से कार्य करने के लिए अलग अलग संभाग इसके बनाए गए हैं। अब हम बात करते हैं CSWB के कार्यों की। इसके प्रमुख कार्य क्या है? स्वयंसेवी संस्थाओं का विकास, प्रोत्साहन और सहायता अनुदान। जो हमने उद्देश्य पढ़े थे वहीं से कार्य निकल जाएंगे। कल्याण विस्तार योजनाओं का संचालन, कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास, बच्चों के लिए अवकाश शिविर, बालवाड़ियों का संचालन, स्कूल पूर्व समेकित परियोजनाएं, महिला मंडलों की स्थापना, ग्रामीण महिलाओं को जन सहकारिता में प्रशिक्षण, पूरक पोषाहार कार्यक्रम। शिक्षा में पॉइंट पॉइंट हैं, आप इनको ध्यान रख लें जितना आपको ध्यान दे जाए। शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम, सामाजिक आर्थिक कार्यक्रम, सीमावर्ती क्षेत्रों के लिए कल्याण परियोजना, परिवार परामर्श नवाचार कार्यक्रम, अनुसंधान और मूल्यांकन, प्रचार कार्य, परिवार परामर्श केंद्र, अल्पावास कार्यक्रम, राजीव गांधी राष्ट्रीय शिशु सदन योजना। ये जो कार्य है केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड द्वारा किए जाते हैं। समय समय पे इनमें बदलाव हो जाते हैं, नए कार्यक्रम जुड़ जाते हैं, कुछ पुराने कार्यक्रम हट जाते हैं। ठीक है, अब निष्कर्ष रूप में हम ये समझ सकते हैं कि भाई केंद्रीय समाज कल्याण जो बोर्ड है, बोर्ड मतलब मंडल, यह जो है देश की महिलाओं के लिए, विकलांगों के लिए, अशक्त लोगों के लिए, बच्चों के लिए स्वैच्छिक संस्था यानी NGO के माध्यम से आवश्यक जागृति उत्पन्न करने का कार्य कर रहा है और ठीक ढंग से कार्य करने की इनकी कोशिश रहती है, लेकिन इनको पर्याप्त संसाधन उपलब्ध नहीं कराए गए हैं। निर्माण इनका कर दिया गया है संस्था का, लेकिन उपयुक्त और पर्याप्त संसाधनों के अभाव में ये कार्य कुशलता के साथ अपने कार्य पूरे नहीं कर पा रहा है। ठीक है, सबसे बड़ी बात यह है कि इसके पास प्रशिक्षित और विशेषज्ञ कार्मिकों का सदैव अभाव रहता है। तो कहीं कहीं स्थिति ये भी आ जाती है कि NGO के द्वारा, जिन NGOs को आगे रखता है उनके द्वारा सिर्फ कागजों में कार्य किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं उनका पर्याप्त रूप से पर्यवेक्षण और मूल्यांकन, क्योंकि मशीनरी नहीं है,
वो नहीं हो पा रहा। ठीक है, तो इस कारण से ये संस्था जितना प्रभाव छोड़ सकती थी, जिस तरह से इसको कार्य करना चाहिए, पूर्ण रूप से वो नहीं कर पा रही। फिर भी एक ऐसी संस्था का होना कम से कम कुछ न कुछ नियंत्रणकारी उपाय तो इसके द्वारा अपना ही गए, अपना ही जाते हैं। कुल मिला के आवश्यकता इस बात की है कि इसकी संरचनात्मक जो ढांचा है उसका पुनर्गठन किया जाए, तकनीकी विशेषज्ञों को इसको दिया जाए, इसको पर्याप्त स्टाफ उपलब्ध कराया जाए, ताकि जिस उद्देश्य के लिए इस संस्था की स्थापना की गई है उसमें ये पूर्ण रूप से सफल हो पाए। आज के लिए बच्चों ये काफी है आपके लिए।